नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एंडेमी क्लासेस परिवार में। आज हम लोग जीएस प्रैक्टिस का नेक्स्ट सेशन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने पहले के सेशन नहीं देखे हैं दोस्तों, उसे ज़रूर देख लें। यूपी पुलिस अन्य वनडे एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, इको मार्क उन उत्पादों को दिया जाता है। आपको बताना है इको मार्क किन उत्पादों को दिया जाता है। ऑप्शन ए शुद्ध व अमिलावटी उत्पाद, ऑप्शन बी प्रोटीन समृद्ध उत्पाद, ऑप्शन सी पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद, ऑप्शन डी आर्थिक रूप से व्यवहार्य। तो आपको बताना है दोस्तों, इको मार्क किन उत्पादों को दिया जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इको मार्क दोस्तों किन उत्पादों को दिया जाता है दोस्तों, इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, पर्यावरण के अनुकूल जो उत्पाद होते हैं दोस्तों, उन्हें इको मार्क सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इको मार्क सर्टिफिकेट दिया जाता है। इको मार्क सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इको मार्क सर्टिफिकेट दिया जाता है। दोस्तों कौन देता है, ये कौन देता है, कौन देता है दोस्तों, बात करते हैं। ये देता है दोस्तों, कौन देता है, BIS देता है। BIS भारतीय मानक ब्यूरो कौन देता है दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा दिया जाता है। भारतीय मानक ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों इको मार्क के बारे में हो गया। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बासेल मानक 3 का संबंध किससे। आपको बताना है दोस्तों, जो बासेल मानक है, आपको दोस्तों बताना जो बासेल मानक है दोस्तों, बासेल मानक 3 दोस्तों किससे संबंधित है। आपको बताना, ऑप्शन है बीमा क्षेत्र से, ऑप्शन बी बैंकिंग क्षेत्र से, ऑप्शन सी दूरसंचार क्षेत्र से, ऑप्शन डी नागरिक उड्डयन से। दोस्तों बताना है बासेल मानक 3 किससे संबंधित है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, बैंकिंग से। बासेल मानक दोस्तों बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। बात कर लेते हैं दोस्तों बासेल, ये दोस्तों बासेल शहर कहाँ पे स्थित है। ये बासेल शहर दोस्तों स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में दोस्तों स्थित शहर है। स्विट्जरलैंड का एक दोस्तों ये शहर है, इसी के नाम पे दोस्तों बासेल मानक यहीं पर तैयार किए गए, तो यहीं पर दोस्तों बासेल मानक बनाए गए। दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है, बासेल मानक 3 का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, उद्देश्य क्या है दोस्तों, बैंकों की जो रिस्क है, बैंकों का रिस्क को कम करना, बैंकों के रिस्क, बैंकों के दोस्तों रिस्क को क्या करना है, कम करना। बैंकों के रिस्क को कम करना है, यानी कि अगर बैंक दिवालिया की स्थिति में आ जाती है तो उसके पास कुछ पूंजी रहे। बैंकों के रिस्क को कम करने के लिए एक सीमा तक पूंजी होनी चाहिए, एक सीमा निर्धारित की गई है। सीमा निर्धारित की गई है, निर्धारित की गई है किसकी, पूंजी की, यानी कि कैपिटल की। एक पूंजी की सीमा निर्धारित की गई कि बैंकों के पास इतनी पूंजी होनी चाहिए। अगर ग्राहकों के बैंक दिवालिया हो जाती है, ग्राहकों के पैसे वापस करने के लिए दोस्तों एक निश्चित मात्रा में बैंकों को पूंजी रखनी होती है। ये सारे मानक दोस्तों बासेल मानक 3 से संबंधित होते हैं, बैंकों के रिस्क को कम करने के लिए। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपा नगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है, आपको बताना है दोस्तों। ये यूपी का नेपा नगर है। अब ये किस उद्योग के लिए जाना जाता है, किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, आपको बताना है। ऑप्शन ए सीमेंट उद्योग के लिए, ऑप्शन बी उर्वरक उद्योग के लिए, ऑप्शन सी हथकरघा उद्योग के लिए, ऑप्शन डी अखबारी कागज के लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी अखबारी कागज। दोस्तों अखबारी कागज के लिए नेपा नगर दोस्तों प्रसिद्ध है। बात करते हैं दोस्तों सीमेंट उद्योग के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, आपको बताना है। सीमेंट उद्योग के लिए दोस्तों, सीमेंट उद्योग के लिए दोस्तों एमपी का सतना है। एमपी का सतना जिला दोस्तों, सतना जिला फेमस है। उसे सीमेंट उद्योग की, यानी कि भारत की सीमेंट उद्योग राजधानी कहते हैं दोस्तों। भारत की सीमेंट उद्योग राजधानी, भारत की सीमेंट उद्योग राजधानी कहते हैं, सीमेंट उद्योग राजधानी, राजधानी कहते हैं। ठीक है दोस्तों,
राजधानी कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, किसने मानव विकास सूचकांक की संकल्पना को विकसित किया था। आपको बताना है ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है दोस्तों, इसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है HDI दोस्तों। HDI इंडेक्स का दोस्तों किसने संकल्पना को विकसित किया, आपको बताना है। ऑप्शन ए महबूब उल हक, ऑप्शन बी ए कादिर, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए महबूब उल हक। दोस्तों ये महबूब उल हक कहाँ के इकोनॉमिस्ट थे दोस्तों, ध्यान रखना ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे दोस्तों। पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे। ध्यान रखना दोस्तों, पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे। इन्होंने दोस्तों HDI इंडेक्स दी दोस्तों। HDI इंडेक्स इन्होंने ही दी, HDI दी। इसके इनका दोस्तों क्या काम था इसमें, तो HDI इंडेक्स में क्या था, लोग सामाजिक आर्थिक रूप से एवं आर्थिक रूप से वृद्धि, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से दोस्तों वृद्धि को इन्होंने इसमें मापा गया। ठीक है दोस्तों, सामाजिक एवं आर्थिक वृद्धि को मापा गया, ना कि केवल आर्थिक। पहले दोस्तों क्या होता था, जो यानी कि मानव विकास था कि जिसके पास ज़्यादा धन है, ज़्यादा रुपए है, ज़्यादा आय, वही दोस्तों यानी कि सबसे अधिक मानव विकसित है। लेकिन इन्होंने कहा ऐसा नहीं है, जिसकी सामाजिक स्थिति एवं आर्थिक स्थिति दोनों ही यानी कि अच्छी स्थिति में, वही दोस्तों मानव विकास की सूची में सबसे ऊपर है। दोस्तों इन्होंने तीन आयाम है इसके, 3 आयाम है दोस्तों, 3 आयाम रखे। ठीक है दोस्तों, कौन से 3 आयाम रखे, पहला दोस्तों क्या था, शिक्षा, जिसके पास अच्छी शिक्षा है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों क्या रखा, शिक्षा। फिर इसके बाद स्वास्थ्य, जिसके पास दोस्तों अच्छा स्वास्थ्य है। फिर इसके बाद दोस्तों क्या रखी, आय। यानी कि ये 3 मानकों के आधार पर दोस्तों यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों, HDI को कौन संस्था निकालती दोस्तों, फिर इसके बाद इन्होंने यानी कि कौन संस्था इसे पब्लिश करती है, दोस्तों बात करते हैं तो इसे निकालती है UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। दोस्तों UNDP द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाली जाती है। इसके दोस्तों 3 आयाम है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आय। इसमें भी कई उप आयाम जुड़े हुए हैं, पर दोस्तों 3 आयाम मुख्य हैं। और कौन सी संस्था निकालती दोस्तों, UNDP निकालती। महबूब उल हक ने दिया था दोस्तों, UNDP ने अपना लिया दोस्तों, ये निकालती संस्था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में दिया गया। आपको बताना है, ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है, यानी कि ऑप्शन बी 4थी अनुसूची में दिया गया, ऑप्शन सी मौलिक अधिकारों में, ऑप्शन डी प्रस्तावना में। तो दोस्तों कल्याणकारी राज्य की बात दोस्तों किस में की गई, प्रमुखतः दोस्तों कल्याणकारी राज्य की बात यानी कि संकल्पना की बात किस में की गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स DPSP। ठीक है दोस्तों, DPSP में दोस्तों बात की गई है। ये दोस्तों बात कर लेते हैं संविधान के किस भाग में दिए गए हैं दोस्तों। ये संविधान के किस भाग में दिए गए दोस्तों, भाग 4 में दिए गए दोस्तों, भाग 4 में। और अनुच्छेद कितने से कितने तक हैं दोस्तों, ये अनुच्छेद दिए गए हैं, अनुच्छेद 36 से लेकर दोस्तों अनुच्छेद 51 तक बात की गई। ठीक है दोस्तों, इसी में दोस्तों कल्याणकारी राज्य की बात की गई है। बात करते हैं दोस्तों 4थी अनुसूची में राज्यसभा के लिए जो राज्यों के सीटों का आवंटन है दोस्तों, उसकी बात की गई है। मौलिक अधिकार दोस्तों भाग 3 में दिए गए हैं। प्रस्तावना दोस्तों यानी कि संविधान की आत्मा है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है। आपको बताना है जो सॉलिसिटर जनरल है उसका दोस्तों किससे संबंध है, आपको बताना है। सॉलिसिटर जनरल का दोस्तों किससे संबंध रहता है। ऑप्शन ए प्रशासनिक अधिकारी एक है, ऑप्शन बी एक न्यायिक अधिकारी है, ये ऑप्शन न्यायिक सलाहकार है, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री का सलाहकार है, ऑप्शन डी राष्ट्रपति का सलाहकार है। दोस्तों बताना है सॉलिसिटर जनरल के बारे में। तो दोस्तों इसका राइट क्या आंसर रहेगा, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी एक न्यायिक सलाहकार है। दोस्तों ये एक न्यायिक सलाहकार है। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं अटॉर्नी जनरल यानी कि भारतीय संविधान में दोस्तों, भारतीय संविधान में दोस्तों किसने अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद दोस्तों ध्यान रखना, अनुच्छेद 76 में
अनुच्छेद 76 में दोस्तों अटॉर्नी जनरल की बात की गई। किसकी दोस्तों? अटॉर्नी जनरल की बात की गई। ध्यान रखना दोस्तों, अटॉर्नी जनरल की बात की गई है, अटॉर्नी जनरल के यानी कि पद की बात की गई। ठीक है दोस्तों, ये जो सॉलिसिटर जनरल रहता है ये दोस्तों सहायक है, यानी कि सॉलिसिटर जनरल दोस्तों है, ये सहायक के काम करता है, सहायक का काम करता है। ठीक है दोस्तों, सहायक कौन होता है? सॉलिसिटर जनरल, सॉलिसिटर दोस्तों, ये सॉलिसिटर जनरल रहता है दोस्तों, अटॉर्नी जनरल का एक सहायक रहता है दोस्तों। इसका संविधान में जिक्र नहीं है, संविधान में नहीं दिया गया है, संविधान में नहीं दिया गया है, संविधान में नहीं दिया गया। ध्यान रखना दोस्तों, ये संविधान में नहीं दिया गया, ये केवल अटॉर्नी जनरल के एक सहायक के रूप में कार्य करते हैं दोस्तों, उनकी हेल्प करते हैं सॉलिसिटर जनरल। इनका संविधान में कहीं जिक्र नहीं है, जबकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में दोस्तों अटॉर्नी जनरल की बात की गई। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है? आपको बताना है भारतीय संविधान में दोस्तों किसका उल्लेख नहीं किया गया है, किसका उल्लेख नहीं किया गया। तो दोस्तों इसमें दिया गया ऑप्शन ए वार्षिक वित्तीय विवरण, ऑप्शन बी विनियोग विधेयक, ऑप्शन सी बजट, ऑप्शन डी भारत की संचित निधि। तो आपको बताना है भारतीय संविधान में यानी कि संविधान में किसका उल्लेख नहीं किया गया है। तो दोस्तों किसका उल्लेख नहीं किया गया? ऑप्शन सी बजट। दोस्तों भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख कहीं नहीं किया गया, बजट शब्द का उल्लेख शब्द नहीं दिया गया है, बजट शब्द नहीं दिया गया। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान में बजट शब्द नहीं दिया गया, जबकि उसकी जगह क्या दिया गया? उसकी जगह दोस्तों वार्षिक वित्तीय विवरण दिया गया है। ठीक है दोस्तों, जो बजट पेश किया जाता है यानी कि जो भी बजट पेश किया जाता है उसे दोस्तों क्या कहते हैं? वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। ये दोस्तों अनुच्छेद किस में दिया गया है? अनुच्छेद दोस्तों किस में दिया गया है? अनुच्छेद 112 में दोस्तों दिया गया है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं विनियोग विधेयक का दोस्तों। विनियोग विधेयक ये दोस्तों राइट आंसर, ध्यान रखना। बात करते हैं विनियोग विधेयक दोस्तों। विनियोग विधेयक अनुच्छेद किस में दिया गया? आर्टिकल 114 में दोस्तों विनियोग विधेयक दिया गया है। ठीक है दोस्तों, भारत की संचित निधि दोस्तों किस में दी गई है? आर्टिकल दोस्तों 266 में दोस्तों संचित निधि दी गई है। संचित निधि के साथ दोस्तों इसमें लोक लेखा पब्लिक अकाउंट भी दिया गया है, लोक लेखा भी दी गई है। ठीक है दोस्तों, लोक लेखा निधि भी दी गई है। ठीक है दोस्तों, लोक लेखा निधि भी दोस्तों इसी में दी गई है 266 में, जबकि 267 में दोस्तों आकस्मिक निधि दी गई। ध्यान रखना दोस्तों, आर्टिकल 267 में आकस्मिक निधि दोस्तों दी गई है। आकस्मिक निधि दोस्तों किस में दी गई है? दोस्तों आर्टिकल 267 में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना 267 में दी गई है, जबकि दोस्तों धन विधेयक दोस्तों किस में दिया गया? ध्यान रखना, धन विधेयक दोस्तों किस में दिया गया है? धन विधेयक की दोस्तों किस में बात की गई है? आर्टिकल 110 में। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 110 में धन विधेयक दिया गया है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? आपको बताना है दोस्तों, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन बी सांसद यानी कि सांसद नहीं दोस्तों, ऑप्शन बी यहाँ होगा संसद दोस्तों करती है, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश दोस्तों सीजेआई की कार्यवाहक सीजेआई की कौन नियुक्ति करता है? दोस्तों कार्यवाहक सीजेआई की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति जी यानी कि कार्यवाहक सीजेआई की नियुक्ति करते हैं। कब करते हैं दोस्तों? जो सीजेआई है यानी कि सीजेआई पद पे यानी इस समय सीजेआई की नियुक्ति नहीं हुई है, सीजेआई का दोस्तों पद अभी किसी कारणवश खाली हो गया है यानी वो अक्षम है कार्य करने में या अनुपस्थित है, तब दोस्तों कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। जो भी दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश हैं, संघ राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित दोस्तों प्रदेश हैं, संघ राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों, जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों उनका प्रशासन दोस्तों कौन करता है? आपको बताना है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा करते हैं, ऑप्शन बी उपराज्यपाल करते हैं,
ऑप्शन सी गृह मंत्री करते हैं, ऑप्शन डी प्रशासक द्वारा। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। दोस्तों जो भी भारत में केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका सीधा दोस्तों यानी कि जो शासन है प्रशासन है दोस्तों कौन, राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति जी करते हैं किसके माध्यम से, अपने प्रतिनिधि के माध्यम से, अपने प्रतिनिधि के माध्यम से दोस्तों राष्ट्रपति जी शासन करते हैं। अगर बात पूछी जाए तो राष्ट्रपति जी शासन करते हैं अपने प्रतिनिधि के माध्यम से। दोस्तों प्रतिनिधि में क्या हो सकता है, प्रतिनिधि में दोस्तों यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हो सकते हैं, यानी कि उपराज्यपाल हो सकते हैं। उपराज्यपाल ज़्यादातर सामान्यता क्या होते हैं, समानता दोस्तों उपराज्यपाल दोस्तों हो जाते हैं, उपराज्यपाल यानी कि, और प्रशासक हो जाते हैं दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन यानी एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासक दोस्तों हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों जो यानी कि जो भी संघ शासित प्रदेश होते हैं दोस्तों उसमें जो भी संसद या विधानसभा जो भी कानून बनाती है दोस्तों वो राष्ट्रपति उसके अनुसार अनुकूल यानी कि कानून जो भी संघ शासित प्रदेश के अनुकूल कानून होते दोस्तों उनमें परिवर्तित कर लागू करते हैं। ठीक है दोस्तों, सीधे कानून वहाँ लागू नहीं होते। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ध्वनि का अधिकतम वेग, यानी ध्वनि का अधिकतम वेग दोस्तों किस में होता है, आपको बताना है ध्वनि का अधिकतम वेग दोस्तों किस में होता है। बात करते हैं ऑप्शन ए वायु में, ऑप्शन बी द्रव में, ऑप्शन सी धातु में, ऑप्शन डी निर्वात में। यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन डी निर्वात में दोस्तों, ऑप्शन डी निर्वात में। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन यानी कि क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन सी धातु में। दोस्तों वायु का वेग सबसे अधिकतम दोस्तों किस में होता है, सबसे अधिकतम वायु का वेग दोस्तों यानी कि धातु में होता है। ठीक है दोस्तों, धातु में होता है। देख लेते वायु की गति, वायु का वेग देख लेते यानी कि दोस्तों देख लेते हैं अधिकतम ध्वनि की गति या वेग देख लेते हैं दोस्तों। ध्वनि की गति का दोस्तों अरेंजमेंट देख लेते हैं दोस्तों। ध्वनि की गति या ध्वनि का वेग दोस्तों सबसे दोस्तों कम किस में, यानी कि सबसे कम दोस्तों किस में रहता है, गैस में। गैस के अणुओं में दोस्तों सबसे कम दोस्तों गैस के अणुओं में होता है, यानी कि ध्वनि का वेग गैस के अणुओं में सबसे कम होता है। फिर उसके बाद दोस्तों द्रव में, जो द्रव पदार्थ होते हैं लिक्विड में दोस्तों, गैस के बाद लिक्विड में उससे अधिक, और सबसे अधिक दोस्तों किस में होता है, ठोस में होता है, ठोस में। ठीक है दोस्तों, सबसे अधिक ध्वनि का वेग ठोस में होता है, जिसमें कण दोस्तों ज़्यादा पास होते हैं। गैस में दोस्तों कण दूर होते हैं, द्रव में थोड़ा पास, और जबकि ठोस में बिल्कुल यानी कि पास कण होते हैं। तो दोस्तों ध्वनि का वेग सबसे अधिकतम ठोस में होता है। ठीक है दोस्तों, सबसे अधिकतम, ये बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जब शरीर में निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन दोस्तों हो जाता है, तो पदार्थ जो कम हो जाता है, सामान्य रूप से लुप्त हो जाता है या कम हो जाता है दोस्तों, कौन सा पदार्थ है आपको बताना। ऑप्शन ए शुगर, ऑप्शन बी कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी पोटेशियम क्लोराइड। तो आपको बताना दोस्तों जब डिहाइड्रेशन हो जाता है, क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन दोस्तों हो जाता है, डिहाइड्रेशन दोस्तों हो जाता है, तो आपको बताना दोस्तों शरीर में कौन सा पदार्थ कम हो जाता है। तो दोस्तों कौन सा पदार्थ कम होता है, ऑप्शन सी यानी कि सोडियम क्लोराइड। यानी सोडियम क्लोराइड का दोस्तों फार्मूला होता है NaCl, यानी कि दोस्तों बॉडी में क्या होता है, सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, डिहाइड्रेशन में सोडियम क्लोराइड की यानी कि निर्जलीकरण क्या होता है, शरीर से दोस्तों जल की यानी कि कमी होती है, जल की कमी हो जाती है शरीर में दोस्तों, शरीर से जल की कमी। ठीक है दोस्तों, शरीर से जल की कमी होती है, उसके साथ साथ दोस्तों जिस पदार्थ की कमी होती है वो दोस्तों NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है दोस्तों, इसका यानी कि उपाय क्या होता है दोस्तों, ज़्यादातर सामान्य उपाय दोस्तों हम लोग जो अपनाते हैं ORS घोल पीते हैं। ठीक है दोस्तों, ORS घोल पीते हैं। ठीक है दोस्तों, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन दोस्तों लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन का उपयोग दोस्तों करते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना इनका दोस्तों किसने ORS घोल किसने दिया दोस्तों, दिलीप महानुलोविच ने दिया था।
ठीक है दोस्तों, दिलीप महानुलोविस ने ORS घोल दिया था। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सौर ऊर्जा ATP में बदलती है। आपको बताना है दोस्तों एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में, ATP में यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में जो ऊर्जा बदलती है, कहाँ बदलती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी राइबोसोम में, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी। यानी कि दोस्तों जो यानी सौर ऊर्जा जो पौधों में दोस्तों, पौधों में जो सौर ऊर्जा ATP में बदलती है वो बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। पौधों में दोस्तों, पौधों में दोस्तों संश्लेषण के माध्यम से, प्रकाश संश्लेषण दोस्तों होता है, संश्लेषण के माध्यम से, संश्लेषण के माध्यम से, दोस्तों संश्लेषण के माध्यम से दोस्तों सौर ऊर्जा बदलती है। किस में बदलती है दोस्तों? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में दोस्तों बदलती है। ये क्लोरोप्लास्ट दोस्तों क्या होता है? मेसोफिल सेल, यानी कि जो दोस्तों, ठीक है दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट में दोस्तों क्या होता है? मेसोफिल, यानी कि दोस्तों जो क्या होती है पत्तियों में, यानी कि पौधों की पत्तियों में दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों क्या होगा? पौधों की पत्तियों में दोस्तों मेसोफिल सेल, यानी कि मेसोफिल सेल रहते हैं। कौन सी दोस्तों? मेसोफिल सेल, मेसोफिल सेल दोस्तों रहते हैं। मेसोफिल सेल्स में दोस्तों क्लोरोप्लास्ट उपस्थित रहता है। यानी कि पौधों की पत्तियों में मेसोफिल सेल्स रहते हैं दोस्तों, उसमें क्या रहता है? क्लोरोप्लास्ट उपस्थित रहता है, उसमें दोस्तों क्लोरोप्लास्ट रहता है। ठीक है दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट दोस्तों रहता है, यानी कि मेसोफिल सेल्स में दोस्तों क्लोरोप्लास्ट रहता है। और दोस्तों ये क्या करता है? ये दोस्तों पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से दोस्तों जो ATP में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में जो ऊर्जा संग्रहित होती है दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट में संग्रहित होती है। ठीक है दोस्तों, और ये दोस्तों पत्तियों के माध्यम से जो ऊर्जा संग्रहित होती है दोस्तों, जाइलम, पौधों में क्या होता है दोस्तों? फ्लोएम, दोस्तों क्या होता है? फ्लोएम के माध्यम से दोस्तों पौधों के अन्य भागों में पहुँचती है, अन्य भागों में दोस्तों पहुँचती है, ध्यान रखना, अन्य भागों में पहुँचती है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, अन्य भागों में पहुँचती है। यानी कि सौर ऊर्जा ATP में बदलती है दोस्तों पौधों के प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। क्लोरोप्लास्ट दोस्तों यानी कि पत्तियों के में जो मेसोफिल सेल्स होती हैं उसमें दोस्तों क्लोरोप्लास्ट रहता है, उसमें दोस्तों ATP में ऊर्जा संग्रहित होती है। ठीक है दोस्तों, और ये फ्लोएम के माध्यम से दोस्तों, फ्लोएम के माध्यम से अन्य भागों में दोस्तों, यानी कि जो ऊर्जा है जो यानी कि ये पहुंचता है, यानी कि पोषण जो होता है अन्य भागों में पहुंचाया जाता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया। आपको बताना है पोलियो का टीका दोस्तों है, पोलियो का टीका दोस्तों सबसे पहले किसने तैयार किया? बताना है। ऑप्शन ए लुई पास्चर ने, ऑप्शन बी जोनास साल्क ने, ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर दोस्तों इसका रहेगा ऑप्शन बी जोनास साल्क ने दोस्तों पोलियो का टीका दोस्तों सबसे पहले तैयार किया। ठीक है दोस्तों, ये पोलियो वायरस के कारण होता है दोस्तों, पोलियो वायरस के कारण होता है, पोलियो वायरस के कारण हो जाता है वायरस दोस्तों। इसमें क्या होता है दोस्तों, इससे यानी कि पोलियो रोग दोस्तों हो जाता है तो क्या होता है? हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं दोस्तों, हड्डियां अविकसित एवं कमज़ोर हो जाती हैं, हड्डियां अविकसित एवं कमज़ोर हो जाती हैं दोस्तों, हड्डियां अविकसित एवं कमज़ोर, तथा इसके साथ दोस्तों क्या होता है? तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है दोस्तों, ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र को दोस्तों क्या करता है? ये प्रभावित करता है। ध्यान रखना दोस्तों, ये हो जाता है पोलियो के कारण। ठीक है दोस्तों, बात कर लें अन्य ऑप्शंस में। अन्य ऑप्शंस में दोस्तों लुई पास्चर ने दोस्तों किसका सिद्धांत दिया? पाश्चुरीकरण का दोस्तों सिद्धांत दिया लुई पास्चर ने दोस्तों पाश्चुरीकरण का सिद्धांत दिया। इसमें क्या होता है कि मान लो दूध है या अन्य उत्पादों को दोस्तों यानी कि एक उबलने वाले यानी कि एक बॉइलिंग पॉइंट से कम पे यानी कि ताप पर गर्म करते हैं दोस्तों। इससे क्या होता है? जो भी बैक्टीरिया होते हैं यानी कि वो सब नष्ट हो जाते हैं। इसमें क्या होता है? जो भी पैथोजन होते हैं
पैथोजेंस होते हैं, जिसमें दोस्तों पैथोजेंस में क्या होता है, बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी हो जाता है दोस्तों, ठीक है। बैक्टीरिया दोस्तों आ गया, बैक्टीरिया दोस्तों इसमें आ जाता है, बैक्टीरिया आ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। वायरस, बैक्टीरिया या जो भी कवक आ जाते हैं, वो सारी चीज़ें दोस्तों, फंगस वगैरह सारी चीज़ें दोस्तों नष्ट हो जाती फूड से, यानी कि दोस्तों ये हो जाते पैथोजेंस क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसमें दोस्तों क्या होता है, पाश्चुरीकरण में दोस्तों यानी कि बॉइलिंग पॉइंट से दोस्तों कम ताप पे, बॉइलिंग पॉइंट से कम ताप पे दोस्तों गर्म करते हैं, कम ताप पर गर्म, कम ताप पर, ठीक है दोस्तों। बॉइलिंग पॉइंट से दोस्तों कम ताप पे इसे गर्म करते हैं, कोई भी पदार्थ को या फूड को या मिल्क या दूध को दोस्तों, तो क्या होता है उसके जो भी बैक्टीरिया उसमें जो भी हानिकारक होते हैं दोस्तों, वो सब नष्ट हो जाते हैं। बात करते हैं दोस्तों एडवर्ड जेनर ने दोस्तों एडवर्ड जेनर ने दोस्तों खोज की थी, किसकी खोज की थी दोस्तों, यानी कि खोज की थी दोस्तों चेचक का टीका, चेचक का टीका का दोस्तों खोज किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने, ध्यान रखना दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं जोरो, ठीक है दोस्तों। एलोरा में जो गुफाएं बनी हैं, शैलकृत मंदिर हैं, वो किस धर्म से संबंधित है आपको बताना है। ऑप्शन ए बौद्ध धर्म से, ऑप्शन बी बौद्ध और जैनों से, ऑप्शन सी हिंदुओं और जैनों से, ऑप्शन डी हिंदुओं, बौद्धों और जैनों से। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपको बताना है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी हिंदुओं, बौद्धों और जैनों, यानी कि ये दोस्तों तीनों धर्म से संबंधित हैं। यहाँ पे जो गुफाएं हैं और शैलकृत मंदिर हैं दोस्तों, तीनों धर्मों से संबंधित हैं, तीनों धर्मों से संबंधित हैं, ठीक है दोस्तों, तीनों धर्मों से संबंधित है दोस्तों। बात करते हैं किन्हें संरक्षण किन्होंने दिया दोस्तों, संरक्षण किन वंशों ने दिया, संरक्षण की बात कर लेते हैं दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों इन्हें संरक्षण किसने दिया, राष्ट्रकूट और यादव शासकों ने। दोस्तों ध्यान रखना, राष्ट्रकूट और यादव शासकों ने दोस्तों इन्हें संरक्षण दिया, यानी कि यादव शासकों ने दोस्तों संरक्षण दिया, राष्ट्रकूटों ने और यादव शासकों ने दोस्तों संरक्षण दिया। राष्ट्रकूटों में एक प्रसिद्ध शासक थे दोस्तों, प्रसिद्ध शासक थे कृष्ण प्रथम। प्रसिद्ध कौन थे दोस्तों, कृष्ण प्रथम। कृष्ण फर्स्ट ने दोस्तों यहीं पर कैलाश मंदिर बनाया। एलोरा में दोस्तों एक रॉक कट यानी कि गुफा मंदिर, रॉक कट एक मंदिर है, कैलाश मंदिर दोस्तों, एक कैलाश मंदिर है दोस्तों। वो इतना यानी कि नमूना है दोस्तों, यानी कि वास्तुकला का इतना अच्छा नमूना है कैलाश मंदिर दोस्तों, ये इन्होंने कृष्ण प्रथम ने दोस्तों बनवाया था, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती आगमन को रोका। आपको बताना है दोस्तों दक्षिणवर्ती आगमन को दोस्तों किसने रोका। इसका दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा आपको बताना है। आपको बताना दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा। राइट आंसर दोस्तों रहेगा ऑप्शन ए पुलकेशिन प्रथम, ऑप्शन बी पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन सी विक्रमादित्य द्वितीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी पुलकेशिन द्वितीय दोस्तों। पुलकेशिन द्वितीय ने दोस्तों नर्मदा नदी पर दोस्तों सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती आगमन को दोस्तों रोका था, ठीक है दोस्तों। बात करते थे ये किसके, चालुक्य वंश के शासक थे, चालुक्य वंश के शासक थे, ठीक है दोस्तों। चालुक्य वंश के शासक थे दोस्तों, चालुक्य वंश के दोस्तों ये शासक थे। कौन से दोस्तों, वातापी के चालुक्य, वातापी या दोस्तों वादामी के दोस्तों चालुक्य वंश के शासक थे दोस्तों। इन्होंने चालुक्य वंश के दोस्तों संस्थापक थे, ये संस्थापक थे, ध्यान रखना दोस्तों, चालुक्य वंश के संस्थापक थे दोस्तों, चालुक्य वंश के दोस्तों संस्थापक थे। चालुक्य वंश के दोस्तों संस्थापक कौन थे, पुलकेशिन प्रथम थे दोस्तों, और चालुक्य वंश के दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय था, वो चालुक्य वंश का शासक था, एक महान शासक था दोस्तों। उसने नर्मदा नदी पर हर्ष को आगे बढ़ने से दोस्तों रोक दिया। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त दोस्तों, यानी कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित जिसमें दोस्तों वर्ण व्यवस्था दी गई है वो पुरुष सूक्त दोस्तों, यानी कि आपको बताना है किसमें दिया गया है। पुरुष सूक्त दोस्तों किसमें पाया जाता है आपको बताना, ऑप्शन ए ऋग्वेद में,
उसका दोस्तों पुरुष सूक्त दिया गया ऑप्शन बी सामवेद में दिया गया, ऑप्शन सी अथर्ववेद है, ऑप्शन डी यजुर्वेद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए। ऋग्वेद में दोस्तों पुरुष सूक्त के बारे में दोस्तों चर्चा की गई है। किसमें दोस्तों? ऋग्वेद में की गई है। ऋग्वेद के बारे में दोस्तों देख लेते हैं दोस्तों। ऋग्वेद के 10वें मंडल में, 10वें मंडल में दोस्तों, 10th मंडल में, 10वें मंडल में दोस्तों किसकी बात की गई दोस्तों? पुरुष सूक्त की बात की गई है। पुरुष सूक्त दोस्तों दिया गया है। ठीक है दोस्तों, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त दिया गया, उसी में दोस्तों वर्ण व्यवस्था की चर्चा की गई। वर्ण व्यवस्था दोस्तों किससे? वर्ण व्यवस्था की दोस्तों पहली बार उसी में चर्चा मिलती है। ठीक है दोस्तों, इसमें पुरुष सूक्त में दिया गया एक ब्रह्मांडी यानी कि मानव या आदिम मानव दिया गया है। कौन सा दोस्तों? आदिम। इसमें संकल्पना यानी इसमें दोस्तों दिया गया एक आदिम मानव है। आदिम मानव, आदिम मनुष्य, आदिम पुरुष है दोस्तों। इसमें आदिम पुरुष है, एक आदिम पुरुष है दोस्तों। उसी के यानी कि उसी के शरीर से, यानी कि उसी के शरीर से दोस्तों 4 वर्ण निकले। उसी के शरीर से दोस्तों 4 वर्ण निकले। बात करते हैं दोस्तों उसमें मुख से दोस्तों बात की गई ब्राह्मण, मुख से दोस्तों ब्राह्मण की बात की गई है। इसके अलावा दोस्तों यानी कि बाहु यानी कि भुजाओं से दोस्तों, भुजाओं से दोस्तों क्षत्रिय की बात की गई है। भुजाओं से दोस्तों क्षत्रिय की बात की गई है। बात करते हैं दोस्तों क्षत्रिय। उसके बाद दोस्तों यानी कि पेट से दोस्तों बात की गई। किससे दोस्तों? वैश्य की दोस्तों बात की गई है। इसके बाद दोस्तों पैरों से दोस्तों किसकी बात की गई? शूद्र की। ठीक है दोस्तों, ये 4 वर्ण के दोस्तों पुरुष सूक्त में वर्णन मिलता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों यानी कि ऋग्वेद दोस्तों। और भी दोस्तों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वेद त्रयी दोस्तों। वेद त्रयी में पूछ लिया जाता है कौन से यानी कि वेद शामिल है दोस्तों। वेद त्रयी में दोस्तों अथर्ववेद शामिल नहीं और शामिल है, अथर्ववेद नहीं है, बाकी तीनों वेद दोस्तों शामिल रहते हैं। अथर्ववेद को छोड़कर दोस्तों बाकी तीनों शामिल रहते हैं वेद त्रय में दोस्तों। ऋग्वेद रहता, सामवेद और यजुर्वेद, तीनों दोस्तों शामिल रहते हैं। अथर्ववेद शामिल नहीं रहता, बाकी 3 शामिल रहते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? आपको बताना है जो दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता का आधार दोस्तों कौन सी योजना बनी जिससे दोस्तों देश हमारा स्वतंत्र हुआ? ऑप्शन ए क्रिप्स योजना, ऑप्शन बी बेबल योजना के तहत, ऑप्शन सी माउंटबेटन योजना, ऑप्शन डी अगस्त प्रस्ताव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी माउंटबेटन योजना दोस्तों हमारी स्वतंत्रता का आधार बनी। ठीक है दोस्तों, माउंटबेटन योजना स्वतंत्रता का आधार बनी है दोस्तों। ये कब आई थी दोस्तों? ये दोस्तों इसे 3 जून योजना भी कहते हैं दोस्तों। 3 जून योजना को इसकी यानी कि घोषणा होती है इसकी दोस्तों 3 जून योजना, 3 जून 1947 को दोस्तों इसके यानी कि घोषणा होती है इस योजना की दोस्तों। ध्यान रखना दोस्तों, इस योजना की घोषणा होती है, इसे 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इसमें क्या बात की गई? भारत को स्वतंत्रता दोस्तों, भारत में सत्ता हस्तांतरण, भारत में सत्ता हस्तांतरण दोस्तों। ठीक है, भारत में सत्ता हस्तांतरण की बात की गई विभाजन के साथ दोस्तों। किसके साथ? विभाजन के साथ, विभाजन के साथ। ठीक है दोस्तों, विभाजन के साथ दोस्तों सत्ता हस्तांतरण की बात इसमें की गई दोस्तों। इसी के तहत दोस्तों विभाजन हो गया भारत और पाकिस्तान डोमिनियन में, भारत एवं पाकिस्तान 2 डोमिनियन में देश का विभाजन हो गया। ठीक है, 2 डोमिनियन में, 2 डोमिनियन में दोस्तों भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं क्रिप्स प्रस्ताव दोस्तों। क्रिप्स योजना कब आई थी दोस्तों? मार्च, ध्यान रखना दोस्तों, क्रिप्स योजना कब आई थी? मार्च 1942 में दोस्तों क्रिप्स योजना आई थी। बात करते हैं बेबल योजना दोस्तों 1945 में आई थी। ध्यान रखना दोस्तों, कब आई थी? 1945 में आई थी, जुलाई 1945 में। बात करते हैं अगस्त प्रस्ताव दोस्तों। अगस्त प्रस्ताव दोस्तों अगस्त को आया था, अगस्त 1940 में दोस्तों अगस्त प्रस्ताव आया था। ठीक है दोस्तों, अगस्त 1940 में आया, ये मार्च 1942 में, 1945 में। ठीक है दोस्तों, ये 3 जून 1947 को दोस्तों इसकी घोषणा होती है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? आपको बताना दोस्तों बंदी जीवन दोस्तों पुस्तक दोस्तों है किसने लिखी है? बहुत ही फेमस पुस्तक है, कई बार एग्जाम्स में पूछी गई। ऑप्शन ए दीनबंधु मित्र, ऑप्शन बी सचिन नाथ सान्याल, ऑप्शन सी भगवती चरण वोहरा, ऑप्शन डी वी डी सावरकर। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी सचिन नाथ सान्याल के दोस्तों
बंदी जीवन पुस्तक है। बात कर लेते हैं दोस्तों अन्य ऑप्शंस में। अन्य ऑप्शंस में दोस्तों दीनबंधु मित्र की दोस्तों कौन सा, नील दर्पण, ध्यान रखना दोस्तों, नील दर्पण दोस्तों इनका है पत्र, यानी कि नील दर्पण। बात कर लेते हैं दोस्तों भगवती चरण बोहरा की दोस्तों फेमस बुक है द फिलॉसफी ऑफ बम, द फिलॉसफी ऑफ बम, द फिलॉसफी ऑफ बम दोस्तों इनकी रचना है। दोस्तों फिलॉसफी ऑफ बम दोस्तों इनकी रचना है। बम का दर्शन दोस्तों इनकी रचना है। बात कर लेते हैं दोस्तों वीडी सावरकर की, यानी कि द वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, यानी कि द वार ऑफ इंडिपेंडेंस, द वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, यानी कि 1857 का दोस्तों, यानी कि प्रथम द फर्स्ट वार ऑफ, यानी कि यहाँ दोस्तों लिखना क्या, द फर्स्ट वार ऑफ ये रहेगा द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 दोस्तों किसकी पुस्तक है, वीडी सावरकर की दोस्तों पुस्तक है। भगवती चरण बोहरा द फिलॉसफी ऑफ बम, सचिनाथ सान्याल बंदी जीवन, और दोस्तों दीनबंधु मित्र की नील दर्पण। ये पुस्तकें दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की खोज नामक पुस्तक दोस्तों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया की दोस्तों आपको बताना डिस्कवरी ऑफ इंडिया दोस्तों नामक पुस्तक दोस्तों किसने लिखी है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया की पुस्तक की दोस्तों रचना की। बात करते हैं दोस्तों महात्मा गांधी जी की पुस्तक की, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, एक दोस्तों इनकी रचना ध्यान रखना, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग दोस्तों गांधी जी की एक फेमस रचना है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। एक दोस्तों हिंद स्वराज पुस्तक है, ध्यान रखना, हिंद स्वराज दोस्तों पुस्तक है, हिंद स्वराज दोस्तों एक पुस्तक है, ठीक है दोस्तों। बात करें भीमराव अम्बेडकर की, इनकी जाति का विनाश दोस्तों इनकी पुस्तक है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश, जाति का विनाश दोस्तों इन्हीं की पुस्तक है, भीमराव अम्बेडकर जी की पुस्तक है। एक दोस्तों इनकी है बुद्ध या मार्क्स, बुद्ध या मार्क्स दोस्तों एक इनकी पुस्तक है बुद्ध या मार्क्स। बात करते हैं दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कौन सी पुस्तक है दोस्तों, गीतांजलि, गीतांजलि के लिए दोस्तों इन्हें यानी कि दोस्तों नोबेल दिया गया था 1913 में, गीतांजलि के लिए नोबेल दिया गया था, नोबेल दिया गया था, ठीक है दोस्तों। एशिया में प्रथम व्यक्ति थे दोस्तों इन्हें शांति का नोबेल पाने वाले, नोबेल पुरस्कार दिया गया। ध्यान रखना दोस्तों गीतांजलि पुस्तक को नोबेल पुरस्कार दिया गया। और इनकी पुस्तक दोस्तों एक कौन है, काबुलीवाला, काबुलीवाला दोस्तों। और भी बहुत सारी इनकी पुस्तक हैं दोस्तों, ये कुछ फेमस पुस्तक हैं दोस्तों जो प्रसिद्ध है, याद रखना दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।